नमस्कार, मैं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और इजाज़त चाहूँगा आपसे एक सवाल करने की, लेकिन हम लाइव नहीं हैं तो सवाल का जवाब आपको अपने ही मन में खोजना होगा। और सवाल ये है कि इस बार की बारिश में आप कितनी बार गीले हुए, कितनी बार भीगे। और सवाल ये भी है कि इस बार की बारिश में कितनी बार आप अपनी मर्ज़ी से भीगे। दोस्तों, यहाँ पर मर्जी से भीगने या न भीगने पर ही हम एक बड़े मनोविज्ञान को समझ सकते हैं। जैसे कि जब आप बारिश में भीगने का मन बनाकर गीले होते हैं तो पैरों में लगी कीचड़ या फिर बारिश में लथपथ शरीर के बावजूद भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन जब आप अपने दिमाग में यह बैठा लेते हैं कि ऊपर से आने वाली पानी की एक बूंद भी मेरे ऊपर नहीं गिरेगी और मैं बिल्कुल भी गीला नहीं होने वाला, लेकिन इत्तेफाक से जब आपकी चप्पलों या आपके जूतों में पानी चला जाता है या फिर आप थोड़े बहुत गीले हो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये मनोविज्ञान ये है कि एक जगह बारिश में गीला होना आपको बहुत सुकून दे रहा है तो दूसरी जगह बारिश में गीला होना आपको बहुत दुख दे रहा है। सिर्फ आपके सोचने भर से आपके सुख और दुख तय हो रहे हैं। अब इसके दूसरे स्तर पर आते हैं। जापान के एक वैज्ञानिक रहे मसारू एमाटे ने यह साबित करने का प्रयास किया कि जल की अपनी भी एक स्मृति होती है, वाटर मेमोरी होती है। उन्होंने एक पानी के गिलास को लिया और उसे अलग अलग माहौल में रखा। जहाँ पर झगड़े हो रहे थे वहाँ पर उस पानी को रखा तो उसके अंदर वैसी प्रवृत्ति हुई। जहाँ प्यार का माहौल था वहाँ पर जब उन्होंने उस गिलास को रखा तो वहाँ पर पानी के अंदर वैसी मेमोरी बनना शुरू हुई। यानी कि पानी को जिस माहौल के साथ या फिर जिस भाव के साथ हम अपने शरीर के अंदर डालेंगे वह वैसी ही प्रतिक्रिया हमारे दिमाग तक पहुंचाएगा। उदाहरण के लिए जब आप पानी पिएं तो ये सोचकर उस पानी को पिएं कि यह पानी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है और इस पानी को पीने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करूँगा, तो कुछ हद तक आपका दिमाग वैसे ही प्रतिक्रिया देगा। लेकिन जब आप पानी पिए और ये सोचें कि ये पानी बहुत ज़्यादा गंदा है या फिर अस्वाद है और इसको पीने के बाद ज़रूर मुझे जुकाम होने वाला है और मैं बहुत ही असहज महसूस करूँगा, तो कुछ हद तक आपका दिमाग वैसे ही प्रतिक्रिया देगा। यही था मसारू एमाटे का वाटर मेमोरी या फिर जल स्मृति। अब इसके एक अगले स्तर पर आते हैं। यही स्वभाव खाने का भी होता है। जब हम खाना खाते हैं और जिस भाव के साथ खाते हैं वैसा ही प्रभाव हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क में भी पड़ता है। दोस्तों, जब आप इस वीडियो को देखने के बाद या फिर जब आप खाना खाने बैठें तो आप उस खाने के पहले निवाले को बड़े आराम से खाएं और ये सोचकर खाएं कि आज का खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। आप पाएंगे कि रोज़ के दाल चावल की तुलना में आज का दाल चावल आपको बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, जबकि रोज़ वही दाल चावल बनता है लेकिन आज उसका टेस्ट कुछ अलग है। वहीं जब आप खाना खाते समय अपने मोबाइल को चलाते हैं, आप इंटरनेट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, आप कहीं और ध्यान लगाते हैं या फिर आप टीवी देखते हुए खाना खाते हैं तो आप एक हद से ज़्यादा खाना खा लेते हैं। जहाँ पर आप 15 मिनट में खाना ख़त्म कर सकते हैं वहाँ पर आप इस तरह की व्यस्तताओं के कारण 20 मिनट में खाना ख़त्म करते हैं और आपका ध्यान खाने में भी नहीं रहता। दोस्तों, भारतीय अध्यात्म कहता है कि जब आप खाना खाएं तो पूरे एकाग्र मन के साथ में, एकाग्र ध्यान के साथ में खाने पर ध्यान लगाएं और खाने को खाएं। उस समय आप बातचीत न करें और पूरे ध्यान के साथ अपने खाने को ग्रहण करें और स्वाद ले लेकर खाएं। स्वाद लेकर खाने से ये होगा कि आपका पेट जल्दी भर जाएगा और आप विश्व की एक बड़ी समस्या से बच जाएंगे और उस समस्या को कहते हैं ओवर ईटिंग। चीन और अमेरिका जैसे देश आज मोटापे की समस्या से ग्रसित हैं और उसकी वजह है ओवर ईटिंग। भारत में 10 में से हर तीसरा व्यक्ति ओवर ईटिंग का शिकार है। ओवर ईटिंग यानी कि ज़्यादा खाना। जहाँ पर आपका पेट 4 रोटी में भर सकता था वहीं पर मोबाइल या फिर इंटरनेट चलाने के कारण या फिर दूसरी व्यस्तताओं के कारण आप 6 रोटी खाते हैं या फिर 5 रोटी खाते हैं। भले ही आपको इस बात का अंदाज़ा कभी कभी ना हो और कभी कभी हो कि आपने आज ओवर ईटिंग कर ली है, लेकिन जब आप इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है और बड़ी गंभीर बीमारियों में से जैसे कुछ डायबिटीज़, शुगर या फिर बीपी जैसी समस्याएं आपको आगे भविष्य में आ सकती हैं और मोटापे से भी आप ग्रसित हो सकते हैं।
और जब आपके खाना बनाने और खाने में अनियमितता होती है, यानी कि कभी आप व्यस्तता के साथ ज़्यादा खाते हैं और कभी कम खाते हैं, तो इससे आपके घर में खाना बनाने की स्थिति भी ऊपर नीचे होती है। कभी 7 रोटी बनती है, कभी 15 रोटी बनती है। कभी 15 रोटी बनी तो पता चला कि सभी मोबाइल में लगे रहे तो 15 ख़त्म हो गई, और कभी सभी मोबाइल में नहीं लगे रहे तो 15 में से 10 रोटी ख़त्म हुई, और 5 रोटियों का क्या। इस तरह से खाना ऊपर ज़्यादा या फिर कम या ज़्यादा बनता है, और फिर इससे हम खाना फेंकते हैं। दोस्तों, बेस्ट फूड वेस्ट इंडेक्स के अनुसार भारत में एक भारतीय परिवार प्रति व्यक्ति 50 किलो खाना हर साल फेंकता है। यानी कि अगर मैं हूँ तो मैं 50 किलो खाना हर साल फेंकता हूँ, और मेरे परिवार में 4 लोग हैं तो हम मिलकर 200 किलो खाना हर साल फेंकते हैं, और पूरे भारत का आंकड़ा न जाने कितने टनों में होगा। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो फूड हंगर इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंक 107 है 2023 में। 2021 में ये 104 थी, और 2020 में ये 94 थी। पूरे दुनिया में 84 करोड़ लोगों को या तो एक वक्त का खाना मिलता है, या फिर कभी कभी उन्हें दोनों वक्त का खाना नहीं मिलता। वहीं भारत में 19 से 22 करोड़ लोगों को या तो एक वक्त का खाना मिलता है, या फिर दोनों वक्त का खाना नहीं मिलता, और हम और आप ओवर ईटिंग करके मज़े कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी ये समस्या है कि अगर हम खाना लिमिट में बनाएं तो हम ना जाने कितने किलो खाना या फिर कितने टन मात्रा में खाना फेंकने से बच जाएंगे। और जब हम लिमिट में खाना बनाएंगे और लिमिट में खाना खाएंगे तो इससे होगा ये कि हमारी खपत कम होगी, और जब हमारी खपत कम होगी और ये बात धीरे धीरे समाज में फैलेगी और समाज की खपत कम होगी, तो इससे ये होगा कि उन लोगों तक भी साधनों की पहुंच होगी जिनके पास पैसे कम हैं। इसके लिए अर्थशास्त्र का एक सामान्य सा सिद्धांत है। अगर आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हैं तो भी आप इसे समझ सकते हैं। और वो है, जब किसी भी चीज़ की मांग कम होती है, किसी वस्तु की मांग कम होती है, तो उसकी कीमत स्वतः ही गिर जाती है। जब हम खाना फेंकेंगे नहीं, जब हम लिमिट में खाना खाएंगे तो हमारी खपत कम होगी, और जब हम साधनों को कम खर्चेंगे तो स्वाभाविक है कि उनकी कीमत कम हो जाएगी, और जब कीमत कम हो जाएगी तो उन लोगों को खाना स्वाभाविक रूप से मिलने लगेगा जिन्हें सिर्फ एक वक्त का खाना मिल रहा है, और जिन्हें दोनों वक्त का खाना नहीं मिलता उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी, और सरकार आसानी से उनके लिए कदम उठा पाएगी। दोस्तों, सिर्फ हमारी जीभ तय करेगी कि समाज का क्या नज़रिया होगा, समाज का क्या स्तर होगा। अगर हम लिमिट में खाना खाते हैं, अगर हम लिमिट में खाना बनाते हैं, तो हम समाज में एक बड़े बदलाव के साक्षी होंगे। खाने के बारे में वही समझ सकता है जो कभी भूखा रहा हो। अगर आपने कभी भूख की स्थिति नहीं देखी तो आप एक कहानी पढ़ सकते हैं, बूढ़ी काकी, जो कि प्रेमचंद की कहानी है। इससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह से एक महिला जिसके घर में एक कार्यक्रम चल रहा है, वो ना चाहते हुए भी कचरे के ढेर से उठाकर खाना खाती है। कई बार हम फिल्मों में देखते हैं कि जहाँ पर मैला पड़ा रहता है उसी के साइड से खाना उठाकर कोई इंसान खा रहा होता है। हमारी वो स्थिति नहीं है, लेकिन हम एक बदलाव ला सकते हैं समाज के लिए, हम एक बदलाव ला सकते हैं हमारे देश के लिए, और हमारा देश एक सिंबल बन सकता है पूरे विश्व के लिए कि किस तरह से फूड मैनेजमेंट किया जाए, किस तरह से खाद्य प्रबंधन किया जाए, और किस तरह से समाज के हर तबके तक भोजन की पहुंच कराई जाए। इसीलिए वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बदलाव मेरी और आपकी जीभ में निहित है। इसमें से निकलने वाले विचार समाज की भलाई के लिए हो, और इसमें जाने वाला आहार संतुलित और सीमित हो, और समाज में बदलाव शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मिल्खा सिंह, जो कि 99 या 100 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ, जो कि भारत के एक प्रसिद्ध एथलीट रहे, रेसर रहे, और जिन पर मिल्खा सिंह नाम से फिल्म भी बनी, वे कहते थे कि मैं जब भी खाना खाता हूँ तो मैं दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाता हूँ, और जितनी भूख रहती है उससे थोड़ा कम खाना खाता हूँ। और हमारा भारतीय दर्शन शास्त्र या फिर भारतीय आध्यात्म भी यही कहता है कि खाना अपनी मात्रा से थोड़ा कम खाइए, तो आप बहुत ही ऊर्जावान और आपका दिमाग बहुत ही तेज होगा। इसीलिए अपनी जीभ को समझाइए कि उसमें से अच्छे विचार निकले, और उसमें जाने वाला आहार अच्छा और संतुलित हो और सीमित मात्रा में हो। दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।